बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस की, जिसमें मईशत और मुल्की तशख़्ख़ुस को हम ज़ेर बहस लाएंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहला दौरा सऊदी अरब किया। कुछ माली इमदाद और इन्वेस्टमेंट की बातें जो है उन दिनों में ज़ेर गर्दिश रहीं, लेकिन बाद में उस डिस्कशन की शिद्दत जो है वो हमें कम होती हुई दिखाई दी। कोशिश की गई कि IMF ना जाया जाए, लेकिन अब जैसा कि असद उमर साहब कहते हैं कि इरादा कर लिया गया IMF जाने का। फिर 23 अक्टूबर को अब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो दोबारा सऊदी अरब जाएंगे, जहां सऊदी फरमारवा की खुसूसी दावत पर FIIC में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो दुनिया भर के कारोबारी शख्सियात, हाईटेक इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शरीक होंगे। तो ये एक अच्छा मौका होगा और प्लेटफॉर्म होगा कि उन लोगों से मुलाकात की जाए जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहां हैं। ये दौरा कितना सूदमंद साबित होगा, पहले सेगमेंट में हम ये बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे 12 रोज़ा दौरे पर आई एशिया पैसिफिक के जो डेलीगेशन है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की माली मुआवनत रोकने के लिए पाकिस्तानी इक़दामात को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तनाजुर में गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। मुख्तलिफ इदारों से उन्होंने मुशावरत की, जिसके बाद 19 नवंबर को अब ये रिपोर्ट पाकिस्तान को पेश की जाएगी। पाकिस्तान को 15 रोज़ में इसका जवाब जो है वो देना होगा, जमा कराना होगा। आइंदा इस वक्त के दौरे से कबल पाकिस्तान को तसल्ली बख्श इक़दामात जो है वो करना होंगे और दिखाना भी होंगे, वरना इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा FATF की। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे शरीफ फैमिली पर नैब रेफरेंसेस की, फिर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर जो वावेला मचाया गया है, हंगामे और बयानबाजी की जा रही है, उस पर भी बहस होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। जनाब ज़िम्मेदारी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, लाहौर स्टूडियो में। सर, आपको वेलकम करती हूँ। आरिफ अमीद भट्टी साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे डिस्कशन में। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। और जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी डिस्कशन में हमारे साथ ही रहेंगे। सर, आपको भी वेलकम करती हूँ। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब और राव खालिद साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। सर, आप दोनों को भी वेलकम करती हूँ। शाह साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी। तकरीबन हर मुमकिन कोशिश की जा रही है मौजूदा हुकूमत अब भी कि IMF ना जाना पड़े। सर, अभी भी कोई चांस है पाकिस्तान के पास चॉइस का कि IMF या सऊदी अरब और चाइना की सपोर्ट? देखिए, बात यह है कि जो सबका हुकूमतें, दो हुकूमतें हैं जो रही हैं 2008 से 2018 तक, जी, वो मुल्क को माशी तौर पर इतना तबाह कर गई हैं कि अब हमारे पास चॉइसेस बहुत कम हैं, ऑप्शंस बहुत कम हैं। और IMF में जाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये इमरान खान साहब ने और उनके साथियों ने बयानबाजी से इस मामले को ज़्यादा उलझा दिया है। IMF दुनिया का सबसे सस्ता, यानी शरह सूद के लिहाज से सस्ता आपको जो है सरमाया फराहम करता है सस्ते शरह सूद पर। और उसके बाद जो शराइत का मामला है, वो जब अपनी हालत जितनी बुरी कर लेंगे उसके बाद ही वो ज़्यादा शराइत आयद करेगा। अगर आपकी माशी हालत बेहतर हो, आपकी पॉलिसीज़ बेहतर चल रही हों, तो वो ज़्यादा शराइत आयद करने की पोजीशन में नहीं होता। वो पाबंद है आपको कर्ज़ा देने का, आप उसके सिग्नेटरी हैं, आप उसके मेंबर हैं। ये कोई एहसान नहीं होता IMF का किसी मुल्क पर, किसी रियासत पर कि जी वो उसको बेल आउट करे तो वो एहसान जिताए। तो अब अगर जाना भी पड़े तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बजाय इसके कि और मसाइल का शिकार हूँ और आप पर तनकीद हो और किस्म का बहरान पैदा हो। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सोच कर जाया जाए कि ये आखिरी प्रोग्राम है और इसके बाद फिर हम दोबारा नहीं जाएंगे। यही तो मोटिवेशन है जो इमरान खान साहब जो है वो भी आवाम को कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर एक अज़्म कर लिया जाए तो 17 करोड़ इंसानों को निकाला जा सकता है। तो हमारी तो 17 करोड़ टोटल आबादी बनती है। बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब। सऊदी अरब का जो रुझान है पाकिस्तान की तरफ, फिर CPEC में इन्वेस्टमेंट, अब उस कॉन्फ्रेंस में जो शिरकत करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर का कतरी शहरियों को इन्वेस्टमेंट की तरफ उनका रुझान दिलाना, उनको दावत देना, क्या ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मुआविन साबित होंगे जो 12 बिलियन का डेफिसिट है, जिस तरह से असद उमर साहब कह रहे थे, उसको पूरा करने में, या फिर एक ही हल है IMF? इमरान खान साहब को इतनी बेहतर पॉलिसियां नहीं बना सके जिसके लिए मुझे बेहतर फ्यूचर पाकिस्तान का नजर आए। अब बिजली की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की बढ़ रही है। मुझे अंदाजा है कि अपोजिशन तो इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन जब आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी के बिल आएंगे ना, लोग बहुत तंग होंगे। लिहाजा इमरान खान साहब को चाहिए IMF के पास जल्दी जाए, बजाय कि उनकी शराइत ज्यादा बढ़े। लेकिन उस कर्जे का जो लेकर आते हैं वर्ल्ड बैंक से या IMF से, उसका इस्तेमाल इस तरीके से करें कि आम शहरी उसकी हालत से जिंदगी बेहतर हो। कर्जा लेना बुराई नहीं, कर्जा लेके खुद हड़प कर जाना बुराई है, जो माजी में दोनों हुकूमतें लूटमार करती रही हैं। तो ये बड़ा इशू नहीं है।
कर्जा लेके अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं। अपने टैक्स कलेक्शन आप बेहतर करें, आप ये इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, इनवर करप्शन बंद करें। आप मीटर लगाने का रेट 10,000 रुपये है, फैक्ट्री में जाए तो उस जो इंडस्ट्री एरिया में एक्सीजन लगता है वो 10-10 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ रुपया महीना कमाता है। ये चीजें मिनिमाइज करें, बिजनेसमैनों को रियायत दें, आम शहरियों के लिए सस्ते बाजार लगाएं, तो मेरा ख्याल हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब को समझना होगा कि अब माजी का रोना छोड़े, आगे बढ़े, गो फॉरवर्ड और बेहतरी की तरफ चले। ठीक है जनरल साहब, जिस तरह से अभी हमारे दोनों जो एनालिस्ट हैं वो यही फरमा रहे हैं कि आईएमएफ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर माजी में हम देखें बाकी हुकूमतों को तो इससे पहले जितनी दफ़ा भी कर्ज लिया गया है, क्या वजह है सर कि हर दफ़ा जो भी मामलात होते हैं, जो भी मसाइल होते हैं, उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन क्यों होता है, आईएमएफ। दूसरी बात यह कि जिस तरह से इन्होंने भट्टी साहब ने कहा कि कर्ज का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या मौजूदा हुकूमत से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब वो कर्ज लेंगे तो पिछली गवर्नमेंट्स की तरह हड़प नहीं कर जाएंगे जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, और सही जगह पर इस्तेमाल होगा जहां पर जरूरत है? जी सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। मैं इरशाद आरिफ साहब के साथ भी और भट्टी साहब के साथ भी बिल्कुल मुत्तफिक हूं। बात यह है कि कर्ज लेना ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है। आप दुनिया में सब कुछ अपने मुल्क में न प्रोड्यूस कर सकते हैं, न अपनी तमाम तर तरक्याती जरूरियात पूरे कर सकते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क भी चाइना से कर्ज लेता है और उनका $1 ट्रिलियन का कर्ज है जो उन्होंने चाइना से लिया हुआ है। लेकिन देखना ये होता है, जिस तरह भी दोनों मौजूद साथी कह रहे हैं, कि जब आप कर्ज लेते हैं, अगर आपने उसे अपनी प्रायोरिटीज दुरुस्त नहीं है और आपने उन्हें लग्जरीज में खर्च करना है, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना जहां से आप उसको कमा सकें, कर्ज भी उतारें और अपनी डेवलपमेंट भी करें, तो ये दुनिया में जाती जिंदगी हो या कौमी जिंदगी हो, इसमें हमेशा ये होता है कि कर्ज अगर जाती शख्स भी लेता है तो वो उसको कारोबार में लगा के आके अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस करके रिटर्न करता है तो सारी दुनिया ये करती है, और हमें भी यही करना चाहिए था। प्रीवियसली होता ये रहा है कि उन्होंने पिरामिड्स बनाए हैं हमारी साबका हुकूमत ने। उन्होंने जो मेट्रोज बनाई, मुल्तान हो, लाहौर हो या रावलपिंडी हो, ये बिलियंस के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इनको एक तरफ तो हम कर्ज उतार रहे हैं, दूसरी तरफ इनमें सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल कंसर्न्स बन गए हैं, इनसे रिटर्न गवर्नमेंट को नहीं मिला। और वो उन्होंने पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए, लोगों को खुश करने के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें जी 20 रुपए में आप सफर करें। हालांकि गवर्नमेंट पे तो अवाम ही करते हैं दोनों सूरतों में। तो कहने का मकसद ये है कि आईएमएफ से लोन लेना, फिर आपने कहा हम बार बार आईएमएफ के पास क्यों जाते हैं। देखिए, जो एक अदारा इंटरनेशनली फंडेड है, ये एक बहुत बड़ा अदारा है जिसमें तमाम अमीर कौमें जो हैं, जो रिसोर्सफुल नेशंस हैं, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये एक बैंक है जो आपको कर्ज देता है और सबसे अच्छी शराइत पे देता है। लेकिन हर कर्ज देने वाले की तरह इनका मुतालबा भी यही होगा, आप जाती जिंदगी में किसी से पैसे लेने जाएं तो उसका पहला जवाब आपसे सवाल ये होगा, ये आप कब तक वापस करेंगे और किन किस्तों में वापस करेंगे, आपकी वापस करने की कैपेसिटी क्या है। तो वो हमारा माजी देख के हमसे यही पूछते हैं कि आप कर्ज लेने तो आ गए, वापस करने का प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होंगे। तो ये है, वरना जो हमने स्कूक बॉन्ड बेचे हैं उस पे हम बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट दे रहे हैं आईएमएफ के मुकाबले में। तो इन शॉर्ट बात सिर्फ इतनी है कि आईएमएफ के पास जाना है या अपने दोस्तों के दरवाजों पे नॉक करके देखना है, इसमें भी कोई अर्ज नहीं है। कतर को देख लें, सऊदीया को देख लें, कोई और दोस्त ज़हन में आता है तो उसको देख लें। अगर वो इससे आसान शराइत पे कोई आपको डेफर्ड पेमेंट पे लोन दे सकते हैं या इंटरेस्ट फ्री लोन कुछ अरसे के लिए दे सकते हैं या उसकी पेमेंट्स को जो है डेफर कर सकते हैं 3-4 साल के लिए और आसान शराइत पे है, तो उसमें भी ट्राई कर लेने में हर्ज कोई नहीं है। लेकिन जो कुछ भी करना है उसको प्रायोरिटी करें। मुझे सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट से एक हमदर्दी जरूर है कि हम 40 साल के अंदर, 40 दिनों के अंदर अंदर उनसे हम मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें ट्राई करने दें। अनदर 10 to 15 डेज अगर हो जाते हैं तो इससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। एंड लेट देम एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज। अगर वो नाकाम होते हैं तो आईएमएफ का दरवाजा तो खुला ही है।
राव साहब, जिस तरह से अभी हमारे तमाम मेहमान यही बात कर रहे हैं कि दो ही ऑप्शन है इस वक्त, या तो IMF जाना या फिर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक उनके पास जाना, भी वो भी कोई हर्ज नहीं है। दोनों में से कौन सा आप समझते हैं कि ऐसा स्टेप है जो मौजूदा गवर्नमेंट लेगी तो उसको फायदा होगा, और दोस्तों के पास जाना भी क्या फायदेमंद साबित हो सकता है? क्या वैसा रिस्पॉन्स आएगा जिस तरह का खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोस्त ममालिक से? शुक्रिया सुमेरा। मैं समझता हूँ कि रिस्पांस अच्छा है और मज़ीद बेहतर होगा रिस्पांस डे बाय डे। जैसे जैसे ये होगा कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी, पॉलिसीज़ बेहतर पॉलिसीज़ नज़र आएंगी, कोई वाइब्रेशन यहाँ पे इकॉनमी में नज़र आएगी, तो यकीनन रिस्पांस अच्छा होगा। लेकिन ऑप्शन सारे एक्सप्लोर करने चाहिए। मेरा ख्याल हुकूमत भी यही सोच रही है, कोई ऑप्शन वो छोड़ना नहीं चाह रही। IMF का जहाँ तक पर्टिकुलरली जिक्र है, बड़ी सैर असल गुफ्तगू उसके ऊपर हुई। IMF का बुनियादी मकसद ये है कि दुनिया के अंदर जब मुल्क कोई क्योंकि इक़्तिसादी जो मसाइल हैं ना मुल्कों के, वो बहुत तबाही की तरफ ले जाते हैं अगर ज़्यादा सीरियस हो जाएं, तो उन मसाइल में गिरे हुए मुल्कों को स्टेबल करना, उनको सपोर्ट देना ताकि वो बहुत ज़्यादा खराबी की सूरत बने, क्योंकि उसका ग्लोबल इम्पैक्ट फिर होता है, उसमें टेररिज्म भी आ जाता है, उसमें और भी बहुत सी कबाहतें आ जाती हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। तो ये उसका बुनियादी मकसद है। और जो कंडीशनैलिटीज़ होती है वो इसी से रिलेटेड होती हैं कि आप जो माली बद इंतज़ामी है वो ख़त्म करें, अपना माली इंतज़ाम को बेहतर करें। मसला ये हुआ जितनी भी हमने IMF की चीज़ें ली हैं उसमें जो हमने माली बद इंतज़ामी ख़त्म करने के लिए जो प्रॉमिस किए, जो हमने उनको कहा कि हम ये करेंगे, हमने वो नहीं किया, जिसकी वजह से ये मसाइल हुए। तो इसलिए IMF इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक चंक इकट्ठा वहाँ से मिल सकता है आपका फाइनेंशियल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको मैनेज करने के लिए। इसलिए IMF प्रायोरिटी होगा, मेरा तो IMF की प्रायोरिटी होगा। जिस तरह से असद उमर साहब भी यही कह रहे हैं, वजीर आजम की कोशिशें एक तरफ है। बैरिस्टर साहब, जिस तरह से कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पर कि जिस तरह के मुल्क के हालात होंगे, कंडीशंस और शराइत जो वो वैसी ही होंगी। सर ये भी बता दीजिएगा, असद उमर साहब ने जैसे कि कहा कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा, और राव साहब ने भी यही बात की, वो उसी सूरत में हो सकता है जब जो माली बद इंतजामी उसको खत्म किया जाए। सर जो प्रीवियस कर्जे लिए गए, आपको नहीं लगता कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको ये देखना चाहिए कि जो प्रीवियस कर्जे लिए गए उसकी खपत कहाँ पर हुई, उसमें करप्शन कहाँ पर हुई, उसका ऑडिट उनको करवाना चाहिए, जो माली बद इंतजामी हुई है, जो पैसा गया है करप्शन की नजर वो उसको वापस लाना चाहिए, ताकि इतनी हार्ड एंड फास्ट जो कंडीशंस हैं वो रखी ही ना जाए, उनको पता चले कि जी ये मुल्क काम कर रहा है, इदारे काम कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि इसके लिए अब ये कहना कि आखिरी प्रोग्राम होगा, मुझे तो याद नहीं पड़ता जब से मैं पैदा हुआ हूँ कि किसी हुकूमत ने कहा कि हम अभी IMF के पास जा रहे हैं और अगले 5 साल बाद फिर भी जाएंगे। हर हुकूमत यही कहती है कि बस ये आखिरी प्रोग्राम है, इसके बाद हमने अब कशकोल तोड़ देना है और अपने पाँव पे खड़ा हो जाना है। तो ये बात हमें देखना है इनके एक्ट से कि क्या कोई इनकी पॉलिसी भी है, इकोनॉमिक पॉलिसी। पैसा तो चले आ जाएगा, दोस्त ममालिक ने दिया, IMF से आ जाएगा, पहलों को भी दे दिया, इनको भी मिल जाएगा। आपको इस वक्त कंक्रीट पॉलिसीज चाहिए कि ये पैसा आएगा तो आप उसको इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज कैसे मजबूत करेंगे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, इन चीजों पे इन कौम को चाहिए कि बताएं असद उमर। ठीक है, ब्रेक लेनी है मुझे नाज़रीन, ब्रेक बाद जब आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, साथ ही रहिएगा। हाज़िर नाज़रीन, इरशाद साहब, APG के वफ़द ने जो मीटिंग्स की और कहा कि क़वानीन और जो क़वायद ज़वाबित हैं और जो मैकेनिज़्म है उसमें जो ख़राबियाँ हैं, ख़ामियाँ हैं, और जिस स्पीड से उनके ऊपर काम हो रहा है, FATF की ग्रिल, इससे पाकिस्तान बाहर नहीं आ सकता। इरशाद साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, 12 दिन के दौरे पर था ये वफ़द और वो सेटिस्फाई नहीं है। देखिए बात यह है, दो चीज़ें इसके पहलू हैं। सिर्फ ये बात नहीं है कि जी हम सारे इकदाम कर देंगे तो लाजम, ये एक सियासी इशू है। अगर अमेरिका बहादुर तुला हुआ है हमें सज़ा देने पर, तो वो हमें ब्लैक लिस्ट में डलवा के छोड़ेगा। तो ये कोई इतना इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है कि जनाब वो अपनी मर्ज़ी करेंगे। बाकायदा ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। जब हम ये जा रहे थे इधर, पहला जो इजलास हुआ था, तो उस वक्त दो मुल्क जो थे वो हमारी साइड पे खड़े हुए थे, चाइना और तुर्की, और उन्होंने खुलकर हमें हिमायत का यकीन दिलाया था।
लेकिन जब ये हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया तो दोनों ने माजरत की और तैयब अर्दवान ने पैगाम भेजा हमारी हुकूमत को कि मेरे पास अमरीकी सफ़ीर आए थे और उन्होंने कहा कि किसी सूरत में आपने इनकी मदद नहीं करनी। बिल्कुल सही। और चीन का भी कुछ मामला ऐसा ही था। तो इसलिए ये हमें इक़दामात करने चाहिए, इसलिए नहीं करने चाहिए कि उस तंजीम का मुतालबा है, हमें इसलिए करनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी मौत का मसला है, हमारे मफाद का मामला है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है थ्रू आउट हमारी हुकूमतों का, बल्कि हमारी रियासत का, हमारे अवाम कि जो भी हमने काम करना है किसी के दबाव पर करना है, ये नहीं सोचना कि हमारा नफ़ा और नुकसान इससे वाबस्ता है। लेकिन इरशाद साहब ये रिपोर्ट तायुन तो करती है ना कि इदारों की इस वक्त परफॉर्मेंस क्या है। बट इस सब तमाम इदारों से इस वक्त ने जो मुशावरत की है, जिसमें SECP है, स्टेट बैंक है, नेक्टा, FIA, NAB, FBI है, खारजा दाखिला कानून, इन सबसे जो मुताल्लिक रिपोर्ट है वो सेटिस्फाइंग नहीं है इस वक्त के मुताबिक। तो बट साहब ये परफॉर्मेंस, ये रिकॉर्ड तो पिछली गवर्नमेंट के दौर का है। मौजूदा हुकूमत इस वक्त के अगले दौरे तक कुछ सेटिस्फाई कर पाएगी अपनी परफॉर्मेंस से, जो वो मार्च अप्रैल का दौरा कह रहे हैं? देखें, गुजारिश ये है कि मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त है अभी तक भी अपोजिशन में है, वो इन गिले शिकवों से जा ही नहीं रहे कि पुराने लूट के खा गए, इन्होंने कारोबार नहीं करना आता था। भाई आपने ये 2-2.5 महीने में दूध की नहरें नहीं बैठ सकती, सारी चीजें खत्म नहीं हो सकती। अब आपको डिलीवर करना होगा। मुझे तो 2-2.5-3 महीने में एक ऐसी पॉलिसी नजर नहीं आई जिसकी आम जिंदगी की हालत बेहतर हो। देखिए जनवरी और दिसंबर के जब बिल आएंगे ना, एक गरीब आदमी को ये नहीं पता IMF का कर्जा क्या है, उसको ये नहीं पता कि माशी कत्ल किस किस ने किया था। वो कहेगा जो मैं सब्जी 100 रुपए में लेता था अब 250 रुपए में आ रही है, जो बिल मुझे 1000 का आ रहा था अब 2500 में आ रहा है, गैस का बिल 10 गुना बढ़ गया, बच्चों की फीस मैं दे नहीं सकता, अस्पताल की दवाई मैं ले नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है खान साहब को एहतसाब और अपने अदारों में शफाफ दयानतदार अफसरों ना लगाए तो इनके कर्जे मकरूज बढ़ते जाएंगे। जितना डिले करे IMF के पास, उनकी शराइत ज्यादा कड़ी आएंगी। उतनी जब अगर बिजली महंगी होती है तो हर चीज महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा होता है तो उससे सब्जी महंगी हो जाएगी, दाल महंगी हो जाएगी, आटा महंगा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इन्हें अपनी गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो फोकस करना चाहिए, किसी की शराइत ना छोड़े, उसको कहे कि हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी इसमें है कि हम अपने अदारे बेहतर करें, इंडिपेंडेंट करें, करप्शन का खात्मा करें और तरक्की की तरफ ले जाएं। ठीक है जनरल साहब, क्या वजह है आलमी सतह पर कुर्बानियों को आज तक पाकिस्तान मनवा ही नहीं सका? 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दे चुके हम, अरबों डॉलर लग गए। क्या ये वाकई, जैसे ये रिपोर्ट हमें बताती है, इन इदारों की परफॉर्मेंस में ही कमी कोताही है जो हम आलमी सतह पर अपने आप को मनवा ही नहीं सके? जी देखें, ये अनफॉर्चुनेटली कुर्बानियां इंटरनेशनली बेची नहीं जा सकती। कौमें अपना मफाद देखती हैं और अपने मफाद देखकर पॉलिसीज बनाती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन कुर्बानियों से रिलेटेड नहीं होती। आज अगर वो एक स्टेटमेंट दे भी दें कि जी हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? कौमें अपना मफाद देखती हैं, उन्होंने अपना देखना है कि इस रीजन में अमेरिका के इंटरेस्ट क्या हैं, वो CPEC को किस नज़र से देखते हैं, अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस के उनके असल मकासद क्या हैं। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स जो होती है, ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो कौमें अपना मफाद देख के काम करती हैं। अगर हम भी हर दौर में अपना मफाद सामने रख कर कुछ डिसीजन लेते तो शायद हमें उसमें इतने नुकसानात ना उठाने पड़ते। तो अब भी ये है कि हम कुर्बानियां देखें, आप इतला उसको देते हैं या इन्फार्म उसको करते हैं जिसको इल्म ना हो। सही। वो उनके हमारे मुल्क के अंदर इतने वसी और अरीज नेटवर्क है उन ममालिक का जिनकी हम बात कर रहे हैं कि उनको कुर्बानियां बताएं, वो सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो आपसे कुछ काम लेना चाहते हैं मजीद। जैसे अभी आरिफ साहब कह रहे थे कि देखें, इंटरनेशनल ये जो अदारे हैं ना, ये पॉलिटिकल ट्विस्टिंग भी होती है। अब अगर आप उनके साथ उस तरीके से झुक के नहीं मिलते या उनकी शराइत नहीं मानते तो वो राइट एंड लेफ्ट से आपको ट्विस्ट करेंगे। ये हमारी कमजोरी है इकोनॉमी। एक तो मुझे प्रेजेंट हुकूमत से थोड़ा सा ये एक गिला है, वो ये है कि आप इतना ढंडोरा ना पीटें कि हम बिल्कुल कंगाल हो गए, खत्म हो गए, $12,000 नहीं है, $18,000 नहीं है।
तो जब आप ये बात करेंगे तो बाहर बैठा बाहर पाकिस्तानी भी सोचेगा कि यार इतने बुरे हालात हैं तो पैसे क्यों भेजें। इसी तरह कर्ज देने वाला सोचेगा कि अगर आपकी इतनी बुरे इकोनॉमी डूबती जा रही है तो इनको मजीद ट्विस्ट करो और जो शराइत मनवानी है अभी वक्त है उससे मनवा ले। तो एक तो ये कहे बगैर अपनी जो करेक्शन, भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का इंतखाब करें, थोड़ा अपना मशावरत का दायरा कार बढ़ाएं, सिर्फ चंद लोगों पर रिलाय करके ना बैठ जाएं, अपने जो आईज एंड ईयर्स हैं इनको खुला रखते हुए दिल खोल के मशावरत करें एंड पिक अप राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जब राइट पीपल फॉर द राइट जॉब आ जाएंगे तो फिर आपकी पॉलिसीज, अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है अभी तक अबहम है, इस वक्त इन्वेस्टर शाय है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो सोच रहा है यार देखते हैं हुकूमत पॉलिसीज क्या बनाती है। न कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है, न किसी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, न हमने कोई टैक्स फ्री बकेट्स क्रिएट किए हैं कंट्री में कि कहां कहां आप पैसा ले जाएं तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इन जोन में पैसा लगाएं और इन्वेस्ट करें और डेवलप करें कंट्री को। तो अभी तक कोई सॉलिड पॉलिसी स्टेट के सामने नहीं आई है, जिनकी वजह से एक मुआशरे में कंफ्यूजन है। लोग इमेज बिल्डिंग की सर बात हो रही है ना यहाँ पर। आज भी जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी कराची में, सॉरी कराची में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी अभी, और वो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ऐसे ही सवालात कर रहे थे कि जी आप कुछ पॉलिसी तो बताएं कि आप कितना टैक्स लेना चाहते हैं, कहां तक लेना चाहते हैं, उसके बारे में बिल्कुल सही। और वो सर सजेशन भी दे रहे थे, जिस तरह के साहब ने खुद कहा कि इस तरफ से कुछ सजेशंस आ रही हैं, उन्होंने वेलकम भी किया उसको। राव साहब, इमेज बिल्डिंग की यहाँ पर चूंकि बात हो रही है तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो समझा जाता है, बेसिक करप्शन समझी जाती है, बेनामी अकाउंट्स है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ब्लैक मनी का ट्रांसफर होता है, आना जाना होता है। तो सर इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं किया है हुकूमतों ने? क्या इसकी वजह यह भी हो सकती है कि जो उस दौर की हुकूमतें होती हैं वो खुद इसमें इन्वॉल्व होती हैं? जी बिल्कुल, अब तो आपके सामने आ गया सारा कुछ। 10 सालों में जिस किस्म की मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बेचारा फालूदे वाला मारा जा रहा है, कोई रेडी वाला मारा जा रहा है, कोई स्टूडेंट्स इसी तरह से उनके अरबों करोड़ों के अकाउंट्स निकल रहे हैं। तो वो ये सब कुछ जो होता रहा है बुनियादी तौर पर, इरशाद आरिफ साहब और जन साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेगी इसकी आड़ में, लेकिन मौका कौन फराहम कर रहा है? हम कर रहे हैं ना मौका फ्राहम। ये सारा हम उन कंडीशंस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। FATF आज की नहीं है, ये मैसेजेस जो कन्वे हुए इन चीज़ों के ऊपर आज के नहीं हुए। 9/11 के बाद टेररिज्म के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के बड़ा क्रैक डाउन हुआ है और दुनिया भर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, लॉज के ऊपर हुई है, करप्ट मनी और ये जो डर्टी मनी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। नए नए टूल्स आ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए, व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने के लिए। तो हमने बिल्कुल उसको सीरियसली नहीं लिया। किसी गवर्नमेंट ने ये कोशिश नहीं की कि हम इसको एड्रेस करने की प्रॉपर कोशिश करें। अभी जो FATF की टीम की हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान आई हुई है, उनके मेरी कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुई जिन्होंने ब्रीफिंग दिया सारा कुछ। हम बेसिक स्टैंडर्ड जो रोकने के लिए जो हो सकते हैं, लेजिस्लेशन हो सकती है, वहां से लेके उसके एग्जीक्यूशन तक उन चीज़ों को हम बहुत नीचे हैं उसमें। हमने कोई सीरियस एफर्ट नहीं की हुई अभी तक। इसीलिए मेरे बड़े एक सीनियर दोस्त हैं जो इनको डील कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा दुआ करें कि हम ग्रे में ही रह जाए, क्योंकि जो सूरत हाल है उसमें हम शायद ब्लैक में चले जाए। सही। तो बात ये, जिम्मेदारान जो हैं जिन्होंने इस नौबत को हमें पहुंचाया है, इस पे आपको एमरजेंसी काम करना होगा। बैरिस्टर शहजाद साहब जो हैं स्पेशल एडवाइज़र हैं जो करप्शन के ऊपर, उन्होंने मेरा ख्याल एहतसाब के ऊपर उन्होंने शायद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल के हवाले से बात की है। तो आज हम उसको रिवाइटलाइज करने जा रहे हैं, आज उसको बेहतर करने जा रहे हैं। तो ये पिछले 5 या 10 सालों में उसको क्यों नहीं करने की कोशिश की गई? यही बुनियादी खराबी है जिसकी वजह से हमें ये देखना पड़ता है। लोग हम वो मौका फराहम करते हैं जब लोग हमारी आर्म ट्विस्टिंग करें, हमें तंग करें, हमें मुख्तलिफ हीले बहानों से हमें वो बिल्कुल सप्रेस करने की कोशिश करें। तो हमें नहीं ये मौका फराहम करना चाहिए। इनको फौरी तौर पे इस पे भी जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने की जरूरत है, उतना ही इसको ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे करेंगे शरीफ फैमिली के गिर्द जो मुश्किलात का घेरा है वो मजीद बढ़ता ही जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। अगर हम बात करें एहतसाब अदालत में समाअत की, तो हमने देखा है कि वाजिज़ साहब के जो बयान है वो मुकम्मल हो गया है और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फ्लैगशिप प्रेफरेंस का मरहला है ये भी अपने हतमी उस मराहल में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। तो क्या इस केस में भी कुछ सख्त फैसला आ सकता है मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ? देखिए, कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से एक जारी ट्रायल के ऊपर ये कह देना कि वो फैसला सख्त आएगा या नरम आएगा तो ना मुनासिब होगा, ना इस तरह कहना चाहिए। अब तक की अगर कार्रवाई को हम देखें जो जिरा हो चुकी है उसको अगर हम सामने रखें, हसन नवाज साहब के बारे में जो बातें हुई आज वो भी जी बिल्कुल एनालिसिस हम जरूर कर सकते हैं जी प्लीज। उसमें देखिए बात यह है कि एक तो इसमें भी तकरीबन वही एविडेंस है, वही शहादत है जिसकी बिना पर ट्रायल कोर्ट ने, ठीक है वो कोर्ट मुख्तलिफ थी लेकिन एहतसाबी अदालत थी जिसने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। तो उस बिना पर लगता तो यही है कि शायद तारीख दोबारा अपने आप को दोहराए और हाँ फिर वो हाई कोर्ट में अगर जाता है केस और उधर फिर क्योंकि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि अगर एक तरह के केसेस हैं और ख़ास तौर पे मुल्जिमान भी वही हो तो फिर उसी बेंच के सामने वो रखा जाना चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स का खतरा ना हो उसमें। तो अगर वो फिर दोबारा उसी बेंच के सामने जाते हैं और हाई कोर्ट इसको देखती है और वही तराजू इस्तेमाल करती है जिससे नैब के केस को पिछली दफा परखा गया था सस्पेंशन के टाइम पे सजा की, तो फिर उसका क्या फेट होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा जो हम देखेंगे। ठीक है इरशाद साहब, जिस तरह से बैरिस्टर साहब ने कहा कि अगर तारीख अपने आप को दोहराती है, मींस के जैसे उन्हें पिछले केस में हमने देखा जेल हो गई थी, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या समझते हैं कोई ज़्यादा मुश्किलात आप देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए आने वाले दिनों में? देखिए बात यह है कि ये केस में इस केस को हम अलग रख देते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब हों या दूसरे जो हुक्मरान हमारे माजी के रहे हैं, जो कुछ वो इस कौम के साथ कर चुके हैं, उसके बाद ये केस या वो केस बेमानी चीज़ है। बेसिकली फ़ैसला इस कौम ने ये करना है कि जी माजी के जो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों की तादाद कम होने की बजाय बढ़ी है। 84 में कराची और शंघाई को सिस्टर सिटी करार दिया गया। जो वफ़द चाइना का आया था वो ये जो हबीब बिल्डिंग बैंक प्लाजा है, इस बिल्डिंग को देख के हैरान रह गए थे कि पाकिस्तान ने ये 22 मंजिला या 24 मंजिला बिल्डिंग कैसे बना ली है। और वो वफ़द के अरकान चले गए, फिर रिसर्चर यहाँ आए और वो कहते थे चाइनीज़ के काश के हम शंघाई को कराची की तरह का तरक्की याफ्ता शहर बना सकें। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, उस पर किताबें लिखी गई हैं। आज शंघाई कहाँ खड़ा है, ये इस यानी 22 मंजिला तो क्या 50 मंजिला 40 मंजिला सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में बिल्डिंगे हैं वहाँ। वो एक जंगल हो गया है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का। दुनिया की दूसरी बड़ी जो बुलंद इमारत है वहाँ मौजूद है, बुर्ज खलीफा के बाद दूसरी बिल्डिंग वहाँ शंघाई में है और सीयर टावर जो शिकागो का था वो पीछे रह गया है। और हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कचरे का ढेर बना चुके हैं। तो ये किसी की वजह से हुआ है ना, खुद ब खुद तो ये नहीं हो गया। कुछ लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, कुछ लोगों ने नाअहली का मुजाहरा किया है, कुछ लोगों ने जानबूझकर इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, बेवफाई की है, इस मुल्क को तबाह किया है, बर्बाद किया है। उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो ये है या वो है, ए है या बी है। अगर ये नहीं होगा, एहतसाब नहीं होगा, हम कहते जी माजी को छोड़ें, क्यों छोड़ दें कि एक मुल्क जिसकी चाइना जो के लिए वो काबिल रश्क था, कोरिया के लिए था, मलेशिया के लिए था, बिल्कुल वो मुल्क जो है वो आज खड़ा हुआ है IMF के सामने कशकोल लेकर खड़ा हुआ है, सऊदी अरब के सामने खड़ा हुआ है, चीन के सामने खड़ा हुआ है, FATF से हम डर रहे हैं। और वो मुल्क जो हमारी तरफ देख रहे थे वो हमारे लिए अब रोल मॉडल बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है सज़ाएं मिलनी चाहिए और सख्त सज़ाएं मिलनी चाहिए और इसके बाद ही हम सुधर सकते हैं। और फिर अवाम को भी अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। ये कीमे वाले नान पे वोट देने का हमारा रवैया है, ये भी तब्दील करना चाहिए। ये मैं चीन की मिसाल इसलिए, मैं यकीन करें मैं 4-5 दिन 6 दिन रहा, 5 दिन रहा,
हम एक प्रोफेसर थांग फांग शंग हैं वहाँ, उर्दू ज़ुबान के भी बड़े माहिर हैं और पाकिस्तान पर भी उनकी बहुत रिसर्च है, किताबें बहुत कुछ लिख चुके हैं। उन्होंने हमसे कहा 87 में पाकिस्तान कहाँ था और चीन कहाँ था, वो पाकिस्तान में आए थे। बिल्कुल सही। कहते हैं आप लोगों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ था, हम तो सोचते थे कि हम पाकिस्तान बने, और हम कहते हैं जी माजी की बात ही ना करें, माजी की बात करनी चाहिए, जख्म अपने जो हैं उनको टटोलना चाहिए और उनको भरने के लिए बिल्कुल सही हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। भट्टी साहब, जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं कि सजाएं होनी चाहिए, मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ। जी बैरिस्टर साहब, जी बैरिस्टर साहब, एक छोटी सी बात ये बताइए, जो ट्रायल नवाज शरीफ का हो रहा है, ये पाकिस्तान की जो बुरा हाल है 70 साल तारीख का, उसका हो रहा है, तो फिर तो इसमें बहुत से लोग कटारे में बड़ी बदकिस्मती की बात है, सबको लाना चाहिए। नवाज शरीफ का अकेले की बात ही नहीं, मैं तो कहा है कि जिन लोगों ने, बिल्कुल सही, शाह साहब का भी यही कहना है कि जिन लोगों ने मुल्क का ये हाल किया है उनको कटहरे में लाना चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर बैरिस्टर साहब। नहीं, इसी पे तो एहतसाब हो रहा है। क्या ये जो बिल्डिंग वहाँ फ्लैट खरीदे गए, इसका एहतसाब नहीं हो रहा है कौमी दौलत से? नहीं, आपकी बात ठीक है, अभी सही, शाह साहब ने यही बात की। बांग्लादेश कैसे टूटा, हमने इतनी जदुहाली के चाइना आगे कैसे, वो इसी पे हो रहा है यार। यही तो हमारा प्रॉब्लम है, हम जालिम के साथी हैं, मजलूम के साथी नहीं हैं, करप्ट के साथी हैं, मासूम। मेरा ख्याल है बैरिस्टर साहब ने ओपनिंग, बैरिस्टर साहब ने इरशाद आरिफ साहब की ओपनिंग नहीं सुनी बुनियादी तौर पर। नवाज शरीफ को एक तरफ रखे, इस केस को एक तरफ रखे, ओवरऑल उन्होंने बात की है। जिन लोगों ने मुल्क का ये हाल कर दिया उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए, वो ए हो वो बी हो, बिल्कुल उन्होंने यही बात की है। भट्टी साहब, रिएक्शन तो बैरिस्टर साहब की तरफ से भी आया, लेकिन एक रिएक्शन जो वो अपोजिशन की तरफ से भी आ रहा है। आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जी एहतसाब नहीं, इंतकाम हो रहा है। फिर छोटे मियाँ साहब की गिरफ्तारी हुई है, उसके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के बयानात सुनने को मिल रहे हैं। मियाँ साहब की सजा मुअत्तल होती है तो ये प्रोसेस ठीक है, अगर नहीं तो फिर ये प्रोसेस सारा गलत है। मैं सुमेरा सिर्फ 1 मिनट लूंगा। चोर हमेशा कहता है मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। शरीफ फैमिली मेरी या आपकी वजह से नहीं आई गिरफ्त में, अपने पुराने करतूतों की वजह से आई है। 81 से ये इक़्तिदार में आ रहे हैं, 25 साल है, तो इसका क्यों एहतसाब किया ना जाए? मुझे बताया ना, जब ये 81 में आए थे, मुझे इनके माली हालात पता है क्या थे, और आज खरबहापति इन प्लस हो गया। उस वक्त पाकिस्तान का कर्जा कितना था और आज कितना हो गया। जो कौमें अपने करप्ट माफिया को छोड़ती है और अपनी गलतियों से इस्लाह नहीं करती, वो बर्बाद हो जाती हैं। अगर आपने क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब ना किया तो आने वाले 5 वक्त इससे 1000 गुना ज्यादा बुरे होंगे। भाई मुझसे पूछ लो ना, जो मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे मेरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाया है, तो भाई मुझे को भाई ये बनी ट्रेल दे दे। लेकिन आखिरी बात दूसरी, अभी जो मेरे भाई को कह रहे थे कोई फलूदे वाले का करोड़ों रुपए अरबों रुपए निकला, फलान निकला, लेकिन मुझे बदकिस्मती है, कानून है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं। लेकिन कोई एक बैकग्राउंड आया कि इसके पीछे पैसे किसके थे। हम भी आज भी वही गलतियां कर रहे हैं जो माजी में करते रहे हैं। और भाई ये 10-15 लोग पकड़े गए जिनके अकाउंट में अरबों रुपए है, और जो स्टूडेंट है या फलूदे वाला है, पता तो करो ये है किसके, कौम को बताओ। सही है, यही तो बात करें ना सर। फिर यही बात लेकर अगर मैं जनरल साहब की जानिब भी जाऊं, जनरल साहब जिस तरह से बिला इम्तियाज एहतसाब की बात हो रही है, तो कुछ बातें ये भी सामने आ रही हैं कि सिर्फ शरीफ फैमिली का एहतसाब भी क्यों। अगर हम देखें तो जरदारी साहब जो है वो भी जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, उनकी हम जा रही है बिल्कुल, और जो ज्यादा इक़्तिदार में रहे हैं जैसे कि भट्टी साहब कह रहे हैं उनका एहतसाब हो रहा है, जो भी इस एहतसाब के काबिल है, जिसका एहतसाब होना चाहिए उनका एहतसाब हो रहा है। क्या कहेंगे, मुत्तफिक है इस बात से आप? देखें जी, जिसको हाथ लगाएं वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, या वो जमहूरियत खतरे में आ जाती है या उसकी सेहत खराब हो जाती है। अभी मैं कहता हूं प्रिंसिपली स्पीकिंग उन जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए, उन जनरल्स का भी होना चाहिए जो बरसर इक़्तिदार रहे हैं और उनके एसेट्स बियॉन्ड मींस नजर आ रहे हैं। उन तमाम पॉलिटिशियंस का भी होना चाहिए। ये बैंक जो अकाउंट खोलते हुए जिनका जिम्मेदारी है बैंक मैनेजर की, और बैंकिंग कवानीन इस बात का उन्हें पाबंद करते हैं कि आपने ये देखना है कि किसका अकाउंट खोला जा रहा है, और वो आदमी खुद वहां मौजूद होगा जो अकाउंट खुलवाएगा, उसकी आइडेंटिटी भी चेक करनी है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम। जब उसमें कोई इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो एक बैंक रिपोर्ट इनिशिएट करता है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। क्या वो रिपोर्ट इनिशिएट हुई है कि इस आदमी के अकाउंट में अरब रुपए आया है, और ये क्या वो स्टेट बैंक को या FBR को इतला गई है? तो हमारे कवानीन बनाए जाते हैं, इट इज ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री, लेकिन कवानीन पे अमल दरामद नहीं होता।
कोई शख्स रियासत से बालातर नहीं है, कोई पार्टी या कोई अदारा इस रियासत से बालातर नहीं है। जो भी करप्ट शख्स जिस अदारे से उसका ताल्लुक है, जिन्होंने इस वतन को लूटा है, उनका एहतसाब होना चाहिए। मतलब तो फिर यही हुआ ना कि अगर रिपोर्ट नहीं होती ऐसी बात है तो फिर तो सारे आपस में मिले हुए हैं ना। राव साहब, बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है या कोई खास निशाने पर है? ही मिली भगत है, ये है ही अशराफिया की मिली भगत है। इसमें लगता ये है, इसमें अनफॉर्चुनेटली लगता ये है कि चोर 22 करोड़ अवाम है। सही 22 करोड़ अवाम चोर हैं, वो झूठे हैं, वो गद्दार हैं, वो मनी लॉन्ड्रर है, बाकी सब फरिश्ते हैं। जी राव साहब प्लीज। जी, मुझे तो इसका जो प्रोसेस है ना उससे सबसे ज्यादा एतराज है। बड़ा कंप्रोमाइज किस्म का प्रोसेस है। जब हुकूमत में होते हैं लोग नैब चुप करके बैठी रहती है, जब हुकूमत से निकल जाते हैं उनके पीछे पड़ जाती है। वो आने वाली हुकूमत को वो ब्रंट भी सारा वो अजाब झीलना पड़ता है। वो कहते हैं जी हुकूमत इस तरह कर रही है और नेक्सेस हो गया सारा कुछ। अगर नैब को चाहिए बिला इम्तियाज, और चाहे हुकूमत में बंदा बैठा है चाहे हुकूमत के बाहर बैठा है, उनको इक्वली उसको करना चाहिए। मुझे ये प्रोसेस बहुत ही स्लो भी लगता है और बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड भी लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिन पे हाथ डाला जा सकता है, जिनको पकड़ा जा सकता है। ये बात ठीक है शहबाज शरीफ साहब की, ये बात ठीक है कि उनको गिरफ्तार कर लिया, बाकियों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। तो बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि सबको ही पकड़ लें आप या सबको छोड़ दें। बात एहतसाब का अमल जो है ना वो होता हुआ बड़ा क्लियरली, ओपनली और अक्रॉस द बोर्ड नजर आना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको कमजोरी किसी स्टेज पे नहीं दिखानी चाहिए। मेरा ख्याल है बड़ा वीक है सिस्टम पूरा उसका। ठीक है भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें, सिलेक्टेड इंसाफ नफरत को जन्म देता है, लेकिन जब जिस लुटेरों को अगर आपने स्पेयर किया तो ये पाकिस्तान दुश्मनी होगा। इसमें कोई भी है, एहतसाब, करास्ती बोर्ड, अदारे इंडिपेंडेंट, शफाफ, इसी में बेहतरी है। वरना IMF के पास जाते रहेंगे और ग्रे लिस्ट से खुदा ना खास्ता कोई बुरी लिस्ट में चले जाए। हमें सबको अपनी इस्लाह करनी है और इस मुल्क को अपना मुल्क समझ के इसके लिए काम करना है बस। इरशाद साहब क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं तो फिर वही बात करूंगा कि ये जितने हमारे मसाइल हैं पैदा करदा हैं इस चीज़ के कि हमने अपने वसाइल को बर्बाद किया, ना खुराक पर आवाम के लगाया, ना तालीम पर लगाया, ना पसमानदगी दूर करने पर लगाया, ना सेहत की सहूलतें फराहम करने पर लगाया। तो इसलिए जो जड़ है, जो बुनियाद है इन मसाइल की और मकरूज़ होने की, उसको दूर करें। प्रायोरिटी पर एहतसाब करें। चीन की हम मिसाल देते हैं, सिंगापुर की हम मिसाल देते हैं, मलेशिया की सजाएं दी गई, सख्त सजाएं दी गई, एलिमिनेट किया गया उन खानदानों को अगर सामने रखा जाए। बिल्कुल सही, एहतसाब सबका होना चाहिए और बराबर होना चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इरशाद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब, जनरल एजाज अवान साहब, बैरिस्टर मसरूर शाह साहब और राव खालिद साहब, आप सबको बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।